वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स वो करवाएंगे। तो कल हमने इसका जो टॉपिक था फॉर द कंसेप्चुअल वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो इम्पोर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करवाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड लगा रखा है, इस पर मैंने इम्पोर्टेंट फार्मूलाज लिखे हैं, तो आप भी इसके गो थ्रू हो जाइए एंड इसको कॉपी के ऊपर नोट कर लीजिए। यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। इसके जो मेन फार्मूलाज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डेल्टा यू, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू इज़ द हीट अप्लाइड, डब्ल्यू इज़ द वर्क डन। एंड डेल्टा यू हमने निकालनी है। इसको अगर वर्क जो है हमारा प्रेशर वॉल्यूम का है, पिस्टन के थ्रू हम अगर वर्क कर रहे हैं सिलेंडर का, तो वो आता है पी डेल्टा बी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू माइनस पी डेल्टा बी। तो यानी इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिक फॉर्म। सेकंड हमारे पास है वर्क डन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका हमने वर्क डन निकालना हो तो हम करते हैं -2.303 NRT log B2 अपॉन B1। ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। सेकंड है डेल्टा एच। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। नेक्स्ट फार्मूला है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू आर। एंड कांस्टेंट प्रेशर पे ऊपर जो हीट कैपेसिटी होती है हमेशा ज़्यादा होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। ये आपको पता है, ये रिलेशन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया था। आगे है एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज होती है डेल्टा एस। एंट्रोपी चेंज का फार्मूला है क्यू अपॉन टी। हीट को अगर टाइम से डिवाइड, टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, एंट्रोपी चेंज। तो इसके यूनिट होते हैं जूल पर केल्विन पर मोल। एंड टोटल एंट्रोपी होती है आपके पास सिस्टम एंड सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज को हम प्लस कर दें तो टोटल एंट्रोपी चेंज हमारे पास आ जाता है। आगे है फार्मूला नंबर 6, एंट्रोपी चेंज इन द फ्यूज़न। जो फ्यूज़न में चलते हैं तो हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न को टेम्परेचर जो है एम जो उसको मेल्ट कर रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं। एंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, जब वेपर बन जाते हैं, वेपर तभी बनते हैं जब लिक्विड बॉयल करता है, तो उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को डिवाइड करते हैं। सब्लिमेशन पे जो टेम्परेचर पे जब सॉलिड डायरेक्टली वेपराइज हो जाता है, डेट इज़ अ सब्लिमेशन, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ये हमारे पास अभी आपको इतने फार्मूला शो हो गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आते हैं फार्मूलाज। ये हमने पॉइंट नंबर 7 कर लिया है। वेपराइजेशन की जो एंट्रोपी चेंज है वो करते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर से, और सब्लिमेशन की एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को टेम्परेचर से। और 9 नंबर फार्मूला है एंट्रोपी चेंज इक्वल टू आर लॉग B2 अपॉन B1, आर लॉग P1 अपॉन P2। ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है। आगे हमारे पास है फार्मूला नंबर 10, चेंज इन द गिब्स एनर्जी। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस TdS। एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज इक्वल टू माइनस RT log K। और हमारे पास आ जाता है एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे आ जाती है -2.303 RT log K। ये हम फार्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे हमारे पास आता है फार्मूला, हमने यहाँ तक कर लिया एंट्रोपी चेंज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस TdS। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज हमारे पास आता है RT log K और -2.303 RT log K। उसके बाद आता है एंथैल्पी चेंज इक्वल टू एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा NGRT। और इसके बाद आता है हीट ऑफ सोल्यूशन। सॉल्वेशन की हीट आती है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटेस्ट एनर्जी दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आती है हीट ऑफ सोल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपना ये सारे फार्मूलाज नोट कर लिए हैं। तो चलिए अभी हम इन फार्मूला को अप्लाई करके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के वो निकालते हैं। और मैंने 20 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और कम्पिटिटिव में आने के इनके काफ़ी चांसेस हैं। चलिए अभी हम शुरू करते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल आपको यहाँ शो हो रहा होगा, जो मैंने सॉर्ट आउट किया है। डैट इज़ द कम्बस्शन ऑफ द 5 ग्राम ऑफ कोक। 5 ग्राम हम कोक को जलाते हैं एंड टी द रेज द टेम्परेचर, टी हो जाता है 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री से 47, यानी 1 kg पानी का जो टेम्परेचर है वो 10 केल्विन से 47 केल्विन तक हो जाता है जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जलाते हैं 5 ग्राम कोले को। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो द फ्यूल वैल्यू कोक की, इसकी हम फ्यूल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमें आता है जो हीट रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर रेज करने की, उसको हम लिखते हैं MS डेल्टा टी एंड S इज़ द स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट है। एंड फॉर वाटर अगर हम बात करें, S की वैल्यू हमारे पास आती है 0.998 कैलोरी ग्राम पर डिग्री राइज करने के लिए इतनी हमें हीट चाहिए होती है। सो हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द 5 ग्राम, 5 ग्राम जो कोक है उससे हीट कितनी निकलती है हमारे पास, 1 इंटू 0.998 इंटू 37। हमने 37 लिखा है ना यहाँ पे, 37 हम साथ में ऐड कर रहे हैं एंड क्या हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 37 कैलोरी, किलो कैलोरी। तो हीट प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम कोक, अब 1 ग्राम कोक से जो हीट निकलती है वो क्या आएगी, डेट इज़ 4.7 किलो कैलोरी पर ग्राम। सो 1 ग्राम की हमने कैसे निकाली है, 37 को 5 से डिवाइड कर देना है, यह आ जाएगा 7.4। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो यानी हमने अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 डिग्री के लिए तो हमें 0.998 कैलोरी हीट चाहिए होती है। 5 के लिए कितनी आ जाएगी, इंटू हम 37 कर देंगे। 37 10 से 47, तो 10 से 47 हमने निकाला है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है 37। तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस भी आ गया, इतना इंक्रीज़ हुआ। 1 डिग्री के लिए इतनी हीट चाहिए, 37 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी आई। ये हमें 5 ग्राम ने दी है, तो 1 ग्राम का भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हमारा है डिफरेंस बिटवीन हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर कम्बस्शन ऑफ 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 27 डिग्री सी। हीट चेंज की हमने वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, 46 ग्राम इथेनॉल को जला रहे हैं 27 डिग्री के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। इथेनॉल होता है C2H5OH, ऑक्सीजन से कर रहे हैं, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, और डेल्टा Ng हमने यहाँ पे निकालनी है। डेल्टा Ng हमारे पास मोल के हिसाब से आती है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 and 3, तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 2 and 3 का। ये अभी 2 मोलिक्यूल जो 3 आ गया, 2 - 3 करेंगे तो ये आएगा -1। तो उसके बाद हम वैल्यू करेंगे P - QB, ये हमारे पास आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका फार्मूला मैंने आपको भी करवा दिया, डेल्टा NgRT, ये मैं अभी आपको करवा चुका हूँ। तो इसमें आपकी n की वैल्यू -1 हमने यहाँ से निकाल ली है एंड गैस कांस्टेंट हमारे पास होता है 8.314 एंड टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन। 27 डिग्री का हमारे पास क्या बन जाता है, 300 केल्विन। तो इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा पास आएगा -2.49। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर ऐसे बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आ गया होगा। तो इतनी जो हमारे पास हीट है वो प्रोड्यूस होगी, तो इतनी हीट एक्सचेंज का फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3। आई होप इट इज़ विजिबल टू। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर W1, W2, W3, W4 वर्क डन किए गए हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये कार्नोट साइकिल के 4 वर्क आते हैं, मैंने आपको करवा दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या है एक्सपेंशन में, जब गैस एक्सपेंड करती है तो उसमें करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या आएगा, तो इसकी आपने करेक्ट आंसर बताना है क्या आता है। तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन डी है डेट इज़ सूटेबल,
तो वर्क डन इज़ एक्चुअली अंडर द कर्व ऑन द कंपेयरिंग वी एट, जो कर्व हमारे पास आती है ऐसे कारनोट साइकिल की, मैंने आपको कर्व कराई थी, वो आप रिवाइज कर सकते हो। 2 बार कंप्रेशन होती है, 2 बार एक्सपेंशन होती है, तो उसमें जो वर्क आता है, तो उसमें जो डायरेक्ट है डैट इज़ हमारे पास आता है डब्ल्यू आइसोबारिक, पहले आइसोबारिक आता है कांस्टेंट प्रेशर पे, थर्मल आता है फिर आइसो टेम्परेचर के ऊपर, एडियाबैटिक आता है, एंड हमारे पास आइसोकोरिक आता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। आइसोकोरिक जो हमारे पास है ये 4 है, उसके बाद एडियाबैटिक जो है 2 है, और उसके बाद आइसोथर्मल जो है ये नंबर 1 है, और आइसोबारिक हमारे पास नंबर 2 है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो सही ऑप्शन है डी आता है। ये आप उसको न्यूमेरिकल को रिवाइज पूरा वीडियो रिवाइज करके देख सकते हो, तो उससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जो आपको टिप्स पर याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच, डेल्टा यू एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या आंसर आता है इसका? तो यहाँ पे हमें पता है एच क्या होता है, यू प्लस पी वी। सो हमारे पास आता है एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो इसको अगर हमने चेंज की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू पी डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा पी। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूछा गया है कांस्टेंट वॉल्यूम, उस पर हमारी जो डेल्टा बी है वो 0 आएगी। हम डेल्टा बी को यहाँ अगर 0 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा बी। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल डेल्टा एच इक्वल माइनस डेल्टा यू इक्वल टू बी डेल्टा पी। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे आंसर बनेगा। तो हमारा डायरेक्ट जो यहाँ सॉल्व होता है दिस आंसर, तो इसका जो डिफरेंस है हमारे पास इसका आ जाता है। तो हमें ये गिब्स की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं। और इट इज़ द फर्स्ट जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें अगर हम इंथैल्पी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे हम इसको लिख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। आगे आप देख सकते हो न्यूमेरिकल नंबर 5, यहाँ पे लिखा है 4 ग्राम ऑफ आयरन जो है इसको जलाया गया है टू फेरिक ऑक्साइड एट कांस्टेंट प्रेशर 29.28 जो हमारे पास किलो जॉल ऑफ हीट है इज़ एट एबोल्ड हुई है यहाँ पे। व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें आयरन का जो वेट है 56 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा। फेरिक ऑक्साइड की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो आपने निकाल के बतानी है। तो इसमें आपको दिया हुआ है वेट कितना बर्न हुआ है 4 ग्राम। तो वेट पहले लिखना है, वेट बर्नट कितना आ गया 4 ग्राम। हीट कितनी आई है, हीट लिबरेटेड लिखी हुई है यहाँ पे 29.28 किलो जूल, और एटॉमिक वेट आयरन का दिया हुआ है 56, ये हमें गिवन है। तो जो फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड उसका जो फार्मूला होता है Fe2O3। यहाँ पे 2 मोल हैं आयरन के, 2 मोल हैं यहाँ पे। तो ये क्या तुम्हारा 2 × 56, ये हमारे पास बन गया 112 ग्राम हमारे पास आयरन बर्न हुआ है इसमें, ठीक है ना। आल्सो हमारे पास जो 4 ग्राम है आयरन बर्न हुआ है, 4 ग्राम ने करके कितनी हीट हमें दी है 29.28 किलो जूल। तो 112 ग्राम हमें कितनी हीट देगा, ये हमने यहाँ निकाल के आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 29.28 112 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना आ गया 819.8 किलो जूल। तो यहाँ माइनस लिखा है क्योंकि हीट यहाँ पे लिबरेट हो रही है। तो दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो फेरिक ऑक्साइड बनने में इतनी आपको हीट निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपको यहाँ फेरिक ऑक्साइड में 2 मॉलिक्यूल है, एक एटम का यहाँ पे एटॉमिक वेट दिया 56, 2 का आ जाएगा यहाँ 112, 4 ग्राम हमें इतनी हीट दे रहा है, 112 ग्राम हम ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन होनी है
विद द बेस विद NaOH, वो वैल्यू दी है -55.4 किलो जूल। व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। आपने एसिटिक एसिड की एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन निकालनी है। तो इसके लिए आपने जो एसिड की निकालनी होती है तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी 57.3 टर्म आपने याद कर लेनी है। इसमें जितनी एंथैल्पी आपको दी होगी वो आपने माइनस करनी है। तो यहाँ आएगा 57.3 माइनस 55.4, 1.9 किलो जूल आ जाएगा। तो ये आपने ऐसे इसको निकाल लेना है। दिस इज़ योर आंसर। तो ये मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ, जो याद रखना है 57.3 आपने हमेशा जो वैल्यू से उसको डिडक्ट कर देना है। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। आगे देखिए, हीट ऑफ डेसोसिएशन ऑफ बेंजीन टू एलिमेंट इज़, हीट बेंजीन जो डेसोशिएट हो रहा है 35 किलो जूल पर मोल है। तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, CH बॉन्ड तीनों की दी हुई है। और इसकी आपने रेजोनेंस जो एनर्जी है वो बता देनी है। तो बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, इस तरह से बेंजीन बनता है आपके पास, डबल डबल और डबल, H साथ में आ गया। ये है आपका बेंजीन। तो इसमें आपके पास जो सिंगल कार्बन बॉन्ड कितने होते हैं, 3, ठीक है। प्लस कर देंगे डबल बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आते हैं। उसके बाद 6 बॉन्ड होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के। क्लियर है ये सर आपको? बहुत आसान चीज़ है ये। 6 कार्बन पे से हाइड्रोजन है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है। तो इनको आप सिंगली जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू सिंगल बॉन्ड की आपको वैल्यू दी है 347.3 प्लस 3 इंटू डबल बॉन्ड की दी हुई है 615.0 और CH बॉन्ड की आपको दी हुई है 416.2। तो इनको आपने जब सॉल्व कर लेना है, ये मुझे सॉल्व करके आपने भेजना है। ये आपका आएगा 5384.1 किलो जूल। तो ये हमारे पास इतना आ जाता है। तो रेजोनेंस का मैंने आपको एक ट्यूटोरियल दिया था, अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको रेजोनेंस एनर्जी का फार्मूला वहाँ से आता होगा। तो रेजोनेंस जो एनर्जी होती है RE, उसको हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू हम निकालते हैं। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ दी हुई है 5535, ठीक है। तो जो हमने कैलकुलेट किया है वो आपको पता है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपकी कितनी आती है यहाँ पे 5535.0। कैलकुलेटर वैल्यू हमने अभी निकाली है 5384.1। तो इस वैल्यू को हमने डिडक्ट कर देना है। तो आपका आंसर आएगा 151 किलो जूल। 151 किलो जूल आपका आंसर आता है। डैट इज़ योर C ऑप्शन। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, जो मुझे आपने पूरा सॉल्व करके भेजना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दी हुई हैं। अमोनिया से 3 मोलिकुल ऑफ क्लोरीन से NCl3 बन रहा है प्लस 3 HCl बन रहा है। तो इसकी जो एंथैल्पी है -H1 है। N2 जो गैस है 3 मोलिकुल हाइड्रोजन से 2 अमोनिया के बन रहे हैं, ये दूसरी एंथैल्पी है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 1 जो मोलिक्यूल है 2 HCl बन रहे हैं, जो एंथैल्पी 3 है। तो इसमें NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है आपने वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमने जो एक फार्मूला जो फॉर्म में इसको कैसे लिखना है, हाफ N2 प्लस 3/2 क्लोरीन डैट इज़ NCl3। हाफ क्यों लिख दिया, इसको एलिमेंटल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ये हमने 3 की फॉर्म हमें यहाँ चाहिए, सिंगल ये चाहिए, तो इसलिए ये सिंगल आ जाएगा, ये 3 ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। जहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से ये जहाँ 1 एटम नाइट्रोजन का आ जाएगा, 3 जो एटम है क्लोरीन के आ जाएंगे। तो हमारा एम ये है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको हेस लॉ बताया था, हेस लॉ के अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशंस है इसको हम चेंज कर देते हैं। तो 1/2 इक्वेशन जो है 2 प्लस इक्वेशन 1
माइनस कर देना है 3/2 इक्वेशन 3, ये जो वैल्यू है उसको हमने ऐसे चेंज कर देना है। तो ये मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हैं। इसमें मैंने जो आइडिया लगाया है यहाँ पे 1/2 जो इक्वेशन आपकी 2 है, इक्वेशन 2 आपकी क्या है, दिस इज योर इक्वेशन 2, इसको 1/2 कर देंगे एंड और हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर इसमें ऐड कर देनी है और माइनस कर देना है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का 3/2। तो क्या हमारा यहाँ पे बनेगा, डेल्टा एच जो हमारी इंथैल्पी है डेट विल बी माइनस, इक्वेशन नंबर 2 की आती है माइनस डेल्टा H2, और इक्वेशन नंबर 1 की है माइनस डेल्टा H1 माइनस 3/2 डेल्टा H3 ये थर्ड की है। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2/2 माइनस 3/2 डेल्टा H3। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर बनेगा। तो डेट विल बी योर एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपने जो कैलकुलेटर फॉर्म में इस तरीके से यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग जो रिएक्शन है कॉरस्पॉन्ड करती है डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें कौन सी क्वेश्चन देती है। तो इसमें आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है सही बताई हुई है, ये देती है। क्यों? क्योंकि ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इट इज़ अ हीट चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस व्हेन ऑल द रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेज। जब आपके पास सारे एलिमेंटल फॉर्म में, जो हाइड्रोजन इस फॉर्म में मिलती है, ये इस फॉर्म में मिलती है, तो ये वाटर इस फॉर्म में मिलता है। ये एलिमेंटल फॉर्म इसमें एग्जैक्ट इसमें दी हुई है। तो दिस इज योर एग्जैक्ट इक्वेशन डैट डिटर्मिन योर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर 10, यहाँ आपने कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। फॉलोइंग डाटा आपको दिया हुआ है। यहाँ मिथेनॉल लिक्विड 3/2 ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इतनी हीट निकल रही है। कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इतनी हीट निकल रही है। कार्बन हाइड्रोजन गैस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वाटर लिक्विड बन रहा है, इतनी निकल रही है। और आपने जो एग्जैक्ट जो इंथैल्पी है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल की निकालनी है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ABCD, जो सही आपका आंसर बनता है वो आपने करके हमें बताना है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करोगे आप, देखिए ज़रा। तो यहाँ भी आपका जो हेस का लॉ है वो यहाँ लगेगा। पहले इन चारों इक्वेशंस को अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू टाइम टू सॉल्व डैट। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अभी हम इसको हेसला की एप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ स्पेस कम है तो हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बी है इसमें कार्बन जो सॉलिड है प्लस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस है। तो इससे क्या बन रहा है आपका मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। तो इसकी इंथैल्पी आपको पता करनी है। तो यहाँ पे जो CH3OH है प्लस 3/2 ऑक्सीजन है, इससे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसकी फॉर्मेशन की इंथैल्पी आपको -726 दी हुई है। कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, इसकी बन गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी आपको दी है -393। और हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस की वाटर बन रहा है, इसकी आपको दिया -286। ये आपने निकाल लिया। तो अब आप जो इक्वेशंस है इसमें आपने कैसे सॉल्व करोगे, डैट इज़ इंथैल्पी डेल्टा C प्लस इंथैल्पी डेल्टा F फॉर्मेशन
तो ये हमने यहाँ निकाल दी है, ठीक है। तो ये हैसला की ही एप्लीकेशंस हैं। हमने क्या किया, इन दोनों इंथैल्पी को जोड़ दिया, तीसरी को हमने निकाल दिया। तो ये आ गया -393 + 2 × 286, ये यहाँ पे वाटर वन ने किया, एंड -726 माइनस के साथ आएगा। तो ये हमारे पास आंसर बनता है 9,393,572 + 726। इसको आप सॉल्व करिए तो ये आपका आएगा -239 किलो जूल पर मोल। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये मे भी आपने इसको ट्यूटोरियल में देखा भी होगा बुक में। तो इस तरह से आप रीअरेंज कर सकते हो अपना जो अपने कैलकुलेटिव डाटा जब निकालना हो। दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद द हैसला। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझने में आसानी रही होगी। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी डेल्टा सी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की है। इसको सी लिख दिया साथ में। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, चारों की दी हुई है। एंड करेक्ट ऑर्डर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर क्या है वो आपने हमें बताना है। यहाँ पे ऑप्शन जो बी है डैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्यों बन रहा है? स्ट्रॉन्गर द एसिड मोर विल बी द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, द नेगेटिव साइन सिग्निफाइड एवोल्यूशन ऑफ द हीट। जितनी उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा है, तो इसमें आपके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन बन रहा है बताइए मुझे। सबसे अच्छी हीट कौन सी है? 13.4 किसकी है ये? HCN की। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद ये है, उसके बाद वे है, सबसे वीकेस्ट है मिथेनोइक एसिड। माइनस का मीनिंग ये नहीं है, माइनस में इसका मीनिंग है हीट निकल रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन जब होती है तो इतनी हीट बाहर निकल जाती है। तो जितनी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी उतना वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इज़ बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, BB, BRB, HBr तीनों की दी हुई है एंड इरेक्शन दी हुई है। तो देखिए इसको ध्यान से। तो आपने इसकी एनर्जी निकालनी है। हाइड्रोजन गैस, Br2 गैस, HBr, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की आपने एनर्जी निकाल के बतानी है। तो कैसे करोगे इसको आप सॉल्व? बस सेकेंड नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ लिखा है H2 + Br2, ये बन गया 2HBr। इसकी इंथैल्पी फाइंड करनी है। बॉन्ड एनर्जी जो है डेट इज़ तीनों की दी हुई है। HH की भी है, Br की भी है और 2HBr की है। 2HBr की हम 2 को 364 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी 192 है, इसकी 433 है। तो हमने इंथैल्पी चेंज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से माइनस कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये फॉर्मेशन क्या है। समेशन में बॉन्ड एनर्जी आपकी रिएक्टेंट की माइनस बॉन्ड एनर्जी आपकी प्रोडक्ट की। तो ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे। रिएक्टेंट में आपके पास है 433 + 192। तो प्रोडक्ट में आपके पास है 2 × 364। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा आपका -103 किलो जूल। तो ऐसे हमने आंसर निकालना है। ये आपका आंसर ये बनता है डी। तो ये वैल्यू मुझे आपने निकाल के सेंड करनी है अपनी असाइनमेंट में, ये कैसे आपका आंसर आया है। आगे देखिए हीट ऑफ ऑटोमाइजेशन, जो फास्फीन गैस है PS3 एंड P2H4 गैस, इन दोनों की दी हुई है। तो PP जो बॉन्ड एनर्जी इसमें आपने निकालनी है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13।
तो जो फास्पिन PS3 गैस है, इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, इसमें 3pH बॉन्ड जो तोड़ना है इसकी एनर्जी है 954 दी हुई है। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1pH बॉन्ड, इसको इससे क्या कर देंगे 3 से डिवाइड, 318 आ गया किलो जूल पर मोल। समझ आ गया ये। और दो आपके पास है P2H4, यहाँ पे 1 जो PP बॉन्ड है एंड 4 PH बॉन्ड है। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो इसके एक PP बॉन्ड बनता है, 4 PH बॉन्ड बनते हैं। तो इसकी जो एनर्जी है 1485 दी हुई है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ 1 निकालनी है, PH बॉन्ड 318 है, तो 4 PH बॉन्ड जो है उसकी कितनी आ जाएगी, 318 को 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। समझ आ गया। तो ये आ गई 1272 किलो जूल पर मोल। तो अपने PP बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है। PP बॉन्ड की कैसे निकालोगे, 1485 से 1272 निकाल दोगे, क्योंकि जो आपके पास 1485 वैल्यू आई है, ये आपकी क्या है, टोटल है इसकी। इसमें आपके PH बॉन्ड की भी आ गई, PP की आ गई। आपने PP की निकालनी है, तो 4 PH की यहाँ एनर्जी आपको आ गई। आपको ये चाहिए ना, तो इसके आप इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ गया, 213 किलो जूल पर मोल। तो डेट विल बी योर आंसर। तो ये भी हैसला के अकॉर्डिंग ही है। हम ऑटोमाइजेशन होता है जब बॉन्ड को तोड़ते हैं, एटॉमिक फॉर्म में लेके आते हैं, इसकी पर्टिकुलर बॉन्ड की एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो 3pH की एनर्जी थी इतनी थी, 1 की आपने ऐसे निकाल ली। इसमें आपके पास एक PP बॉन्ड है, तो आपके पास 4 PH बॉन्ड हैं। ठीक है, टोटल आपके पास एनर्जी आ गई। 1 PH बॉन्ड की एनर्जी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, 4 PH की आपकी यहाँ से आ जाएगी। PP की निकालनी है आपको, तो इसको आपने यहाँ से माइनस कर देना है। दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। आगे देखिए न्यूमेरिकल नंबर 14 में क्या है, लैटिस एंड हाइड्रेशन एनर्जी जो है NaCl की दी हुई है। तो सॉल्यूशन एनर्जी क्या है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन की एनर्जी क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका मैं फार्मूला बता चुका हूँ। सॉल्यूशन की जो इंथैल्पी होती है, हीट होती है, उसको आपने हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी दोनों को प्लस कर देना होता है, तभी आपकी निकलती है। तो ये आपका यहाँ आंसर आ गया -774 + 778, तो ये आपका आएगा +3.7। तो ऐसे आपका ये आंसर बनता है। तो ये आपने याद कर लेना। अगर आपको लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी दी हुई है, तो आपको ना एनर्जी ऑफ सोल्यूशन की निकालनी है, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। ये भी मैंने आपको फार्मूला बताया था जब हमने स्टार्ट किया था ट्यूटोरियल। आगे कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, हमने डेल्टा एस एंट्रोपी के क्वेश्चन आगे इसके फार्मूले भी दिए हैं। जब 5 मॉलिक्यूल ऑफ आइडल गैस के एक्सपेंड करते हैं रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फॉर्म एंड इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर से 50 लीटर बनता है, 27 डिग्री टेम्परेचर हो, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसमें आपने क्या करना है, एंट्रोपी चेंज का फार्मूला आपको मैंने बताया था, डेट इज़ 2.303 NR log B2B1। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, सिंपल। आपके पास 5 दिए हुए हैं, 5 मोल है ना, और गैस कांस्टेंट है 8.314। ठीक है, और लॉग वॉल्यूम फाइनल क्या आ गया 50, इनिशियल है आपका 5। तो ये सारा आपने मुझे सॉल्व करके बताना है। तो आपका यहाँ आंसर आता है 95.74। तो ये आपका आंसर बनेगा। स्टूडेंट समझ आ गया आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका मुझे आंसर आपने सॉल्व करके भेज देना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। फॉर ए सर्टेन प्रोसेस, जो डेल्टा एच है दी हुई है एंड एंट्रोपी चेंज दी हुई है, व्हाट इज़ द मिनिमम टेम्पर एट विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। मिनिमम आपको टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो स्पॉन्टेनियस का मीनिंग है जो डेल्टा जी है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है डेल्टा जी क्या होती है, डेल्टा एच माइनस टी डी एस। तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन
डेल्टा एस, क्योंकि हमारे पास ये जीरो आ गई तो इनकी वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। 280 दी हुई है, इसके किलो के जूल बना दें, 140 दिया हुआ है, इसको करोगे तो 2000 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो अगर आपको इंथैल्पी दी है, एंट्रोपी दी हुई है, तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हो इन इक्विलिब्रियम। ये तभी आएगा इक्विलिब्रियम जब होगा, नहीं तो जो गिब्स एनर्जी है उसकी वैल्यू कोई ना कोई आती है। जब इक्विलिब्रियम होता है तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है। ये भी आपने साथ में याद रख लेना है। तो इसका आंसर आप करके बताइएगा मुझे। आगे देखिए न्यूमेरिकल नंबर 17, C2H4 प्लस क्लोरीन C2H4Cl2, इसकी एनर्जी इतनी है, एंट्रोपी चेंज इतनी है, गिब्स एनर्जी निकालनी है एट 300 केल्विन पे। तो इसमें फार्मूला है डेल्टा जी का, डेल्टा एच माइनस टी डी एस। डेल्टा एच आपकी आ गई माइनस 270.6 माइनस टेम्परेचर है 300 इंटू माइनस 139। ठीक है, ये एंट्रोपी चेंज है। 10⁻³ कर दिया, इसको किलो में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको आप सॉल्व करोगे। अभी मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा सारा, आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगा, ये आपका आंसर आएगा। तो ये मुझे आपने सॉल्व करके बताना है। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ क्वेश्चंस हैं, गिब्स एनर्जी क्वेश्चन है, उसको ऐसे पुट कर सकते हो। एंट्रोपी का साथ में रिलेशन जो आ जाता है। आगे एंट्रोपी चेंज इन द फ्यूज़न ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग कर रहा है 27 डिग्री पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दी हुई है। तो ये आप कैसे निकालोगे? इसमें एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न का फार्मूला आपको मैं करवा चुका हूँ, डैट इज़ इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न अपॉन टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। तो यहाँ करिए, इसको सॉल्व करिए। दी हुई है यहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री में, इसके केल्विन बना लीजिए। तो क्या आएगा आपका? इंथैल्पी आपको दी है 2930, तो टेम्परेचर 27 डिग्री के 300 केल्विन हो गए। इसको सॉल्व करके आपने 9.77 निकालना है, ये आपका आंसर होगा। तो ये भी मुझे आप सॉल्व करके बताओगे। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री इतनी दी हुई है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की एंट्रोपी निकालनी है। तो ये भी मैं फार्मूला आपको करवा चुका हूँ, सीधे सीधे फार्मूलेज हैं। तो इसमें पुट करिए, इंथैल्पी दी है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 100 पे, आपका 373 बन जाएगा। इसको सॉल्व करके 100 आंसर आएगा। इजी है ये। तो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे आप कर सकते हो। एंट्रोपी के न्यूमेरिकल्स के सीधे सीधे फार्मूले आपको मैंने बताए हैं, ये बुक में नहीं दिए हुए, तो मैंने आपको नोट भी करवा दिए हैं, वाइट बोर्ड पे लिखे थे मैंने साफ साफ। तो ये आपके काम आएंगे इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स नंबर 18 एंड 19 समझ आ गया होगा। एंड हमारा आज का लास्ट का जो न्यूमेरिकल है, आज हम 20 न्यूमेरिकल ही करेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। What is the entropy change involved in the isothermal expansion of 5 mole of ideal gas from a volume of 10 लीटर to 100? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 300, तो इसको आप कैसे करोगे? देखिए, टेक योर टाइम। हमने काफ़ी क्वेश्चन एंट्रोपी से रिलेटेड कर लिए हैं अभी तक। सो यहाँ पे एंट्रोपी का मैंने एक फार्मूला आपको लिख के दिया था, डेट इज डेल्टा एस इक्वल टू एन आर लॉग B2 B1। तो ये बनता है एन आर लॉग B2 B1। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। 5 मोल है, गैस कांस्टेंट दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम 100 से 10 है। ठीक है, लॉग साथ में इसका ले लेना है। तो इसको आप सॉल्व करके मुझे देना, आंसर आपका आएगा 95.7 प्लस में। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर न्यूमेरिकल्स।
थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छी आपकी पार्टिसिपेशन रही है। एंड आई विल चेक योर परफॉर्मेंस इन योर असाइनमेंट शीट्स। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सारा ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा एंड न्यूमेरिकल आपने अच्छे से अटैम्प्ट किए हैं। और अभी मुझे आप ग्रुप में अपनी परफॉर्मेंस सेंड करिएगा, जो हमारा पेड ग्रुप है, और आई विल चेक योर आंसर्स। थैंक यू वेरी मच। और बाकी के टॉपिक के लिए भी चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।